24 का शोर है, 24 का जोर है, 24 की नजर, 24 की खबर। आप देख रहे हैं खबर अभी तक की खास पेशकश। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तीखी लगातार होती जा रही है। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल मुंबई में इंडी गठबंधन की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी गठबंधन की पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उनका पहला ऐलान क्या है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरफ शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इंडी अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति शब्द पर टिप्पणी पर दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि एक तरफ भाजपा देश में तानाशाही स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इसके खिलाफ लड़ रहा है। इस पार्टी की जो भारत न्याय यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, उसका समापन था, बड़ी रैली हुई, सभी विपक्षी दलों के नेता एकजुट रहे वहाँ पे। आपकी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज वहाँ पे मौजूद रहे। राहुल गांधी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि एक अभी देश में शक्ति है, उसके जो मोदी सरकार की, उसके खिलाफ हमें लड़ना है। ईवीएम को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए कि ईवीएम में राजा की जान कैद है और उससे हमें लड़ना है। देखिए, एक तरफ पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तानाशाही को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में पूरा देश, कल आपने देखा कि एक साथ मुंबई में इकट्ठा हुआ था। इस तानाशाही के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो रहा है। शक्ति को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी इटली के विदेशी चश्मे से भारत को देख रहे हैं। वो देश को बदनाम करने और भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार करते रहे हैं। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये बदनाम करने के और भ्रम पैदा करने के, झूठ बोलने के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। कभी सेना का अपमान करते, कभी धर्म का अपमान करते, कभी देश का अपमान करते, देश की संस्थाओं का अपमान करते, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते, शहीद सैनिकों का अपमान करते, भारत, भारतीयता, सनातन, हिंदू धर्म, हिंदू संस्थाएं, भारतीय। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया और कहा कि राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर ये बात कही है। पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही हैं। राहुल गांधी ने सही बोला कि इनकी जान ईवीएम में बसी है। निश्चित तौर से राहुल जी ने बहुत ही सोच समझ के बात कही है और जो पूरे देश के अंदर डिमांड उठ रही है, सभी पढ़े लिखे वर्ग के लोग, माननीय उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट्स लोग, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स और जिन्होंने बड़ा आंदोलन किया दिल्ली के अंदर चल ही रहा है, तमाम सीनियर
ब्यूरोक्रेट्स और तमाम रिटायर्ड लोगों ने इस तरह की बात की। आम जनता जो देख रही है कि किस तरीके से ईवीएम के अंदर गड़बड़ियां की जा रही हैं, राहुल जी जो बात कही है वो सही बोला कि इनकी पूरी जान ईवीएम के अंदर बसती है और पूरी तरीके से ये उस पे ये लगे हैं लोग कि कैसे भी चुनाव में, क्योंकि बार बार इस तरह की जो कैलकुलेशन बोलते हैं, ये कैलकुलेशन इस हिसाब से बोलते हैं कि इन्होंने सारी चीजों को सेट करके रखा है, इस नाते ये चीजों को मजबूती के साथ कह पाते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी राहुल गांधी पर बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन पर अब कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है। कि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है। सबसे ज्यादा अन्याय कांग्रेस पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के साथ हो रहा है। पहले उन्हें न्याय दिलाने का काम राहुल जी करें, उसके बाद ये न्याय यात्रा करें। और जब इतनी बड़ी पदयात्रा कर ली तो इस बस यात्रा का कोई प्रयोजन नहीं बचता है। तो मुझे लगता है राहुल जी जो कर रहे हैं वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए, करना चाहिए। पर मुझे लगता है न्याय, संविधान, लोकतंत्र, ये शब्द ऐसे हैं, ये बड़े पवित्र शब्द हैं, बड़े पावन शब्द हैं। कांग्रेस के नेताओं को लोकतंत्र, संविधान और न्याय तेलंगाना में विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना में भाजपा की लहर कांग्रेस और बीआरएस का सुपड़ा साफ कर देगी। जनता जनार्दन हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उमड़ आई थी। जैसे जैसे 13 मई निकट आ रही है, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, तेलंगाना में बीजेपी की लहर कांग्रेस का, बीआरएस का सुपड़ा साफ कर देगी। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि हम सभी के लिए आपका ये प्यार, आशीर्वाद, जन समर्थन, ये लहर, कर्नाटक के कोने कोने में भाजपा को मिल रहा है अपार जन समर्थन, ये ऊर्जा, ये दृश्य अपने आप में ऐसा है कि पूरा मैदान ऊर्जा से भरा हुआ है। सभी के लिए आपका ये प्यार, आशीर्वाद, जन समर्थन की लहर कर्नाटका के कोने कोने में बीजेपी को मिल रहा अपार जन समर्थन, ये ऊर्जा, ये दृश्य अपने आप में सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि ये बात सच है कि जैसे राजा की जान तोते में थी, वैसे प्रधानमंत्री जी की जान ईवीएम में है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राजा की जान तोते में थी, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी की जान ईवीएम में है, मगर ईवीएम से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तब तक के लिए ये है कि ईवीएम की गड़बड़ी होती है 5% की, 10% की। आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर में बाहर निकल के वोट डालना है। 20% से ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे, तो ईवीएम भी जो है कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए वोट बढ़ाना पड़ेगा अपोजिशन पार्टी के। ये हमारे बात हमने वहां कही। राजा की जान तोते में थी, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी की जान ईवीएम में है, मगर ईवीएम से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तब तक के लिए ये है कि ईवीएम की गड़बड़ी होती है 5% की, 10% की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस को जब जीत मिल जाती है तो ईवीएम ठीक होती है और जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव के ऐलान से पहले ईवीएम पर हमला करने लगी है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस को अंदाजा हो चुका है कि देश की जनता ने
पीएम मोदी को एक बार फिर से पीएम बनाने का मन बना लिया है। ये राहुल गांधी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ऐसे भी कांग्रेस की आदत रही है कि सनातन पे और धार्मिक चिन्हों पे हमला करना। अब वो हमला करते करते शक्ति पे हमला करने लगे। उसका जवाब देश की जनता उनको देगी। जहां तक ईवीएम का सवाल है, ईवीएम पर कांग्रेस जब जीतती है तो ईवीएम बहुत अच्छा हो जाता है। जब हिमाचल में जीत गई, कर्नाटक में जीत गई, तेलंगाना में जीत गई, तो ईवीएम बहुत अच्छा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी ये ईवीएम राफेल अडानी करते हैं, ये बच्चों की तरह बात करते हैं। इनको लगता है कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो सच हो जाएगा। देखिए, उनकी भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी इनको ईवीएम कोर्ट के फटकार के बाद भी रफेल अदानी ये बच्चों की तरह बात करते हैं। और इनको लगता है कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा, गोवेल्स की थ्योरी की तरह। इनको कोई पता नहीं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से हम दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीतेंगे। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। के साथ मिलकर हम दिल्ली की 7 सीटें दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम 7 के 7 ये उम्मीदवार, ये सब संगठन के कार्यकर्ता के रूप में लगातार कई वर्षों से काम करते रहे हैं। पूरे संगठन की ताकत, हर कार्यकर्ता की ताकत इनके साथ लगकर दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से हम 7 लोकसभा सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का हम लोगों ने संकल्प लिया, उसे हम पूरा करेंगे। 7 के साथ मिलकर हम दिल्ली की 7 सीटें दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम 7 के 7 ये उम्मीदवार, ये सब संगठन के कार्यकर्ता के रूप में लगातार कई वर्षों से काम करते रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बयान दिया और कहा कि लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। इसमें जाति धर्म की बात करने वालों को इस महापर्व में विश्वास नहीं है। ऐसे लोग लोकतंत्र के हितैषी नहीं, ये किसी संवैधानिक पद के योग्य भी नहीं। का महापर्व शुरू हो चुका है और लोकतंत्र के महापर्व में जाति और धर्म की बात करने वाले लोग को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र जनता के विश्वास को जीत करके आने वाले लोगों की जामात है। और किसी भी धर्म पर किसी भी तरह का कटाक्ष या किसी भी जाति पर कोई प्रश्न उठाना, ये उनकी सोच को दर्शाता है, उनके मानसिकता को दर्शाता है। और ऐसे लोग लोकतंत्र के हितैषी नहीं है और ऐसे लोग किसी भी संवैधानिक पद के योग्य भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जमानत पर यहां आए हैं। कानून का शिकंजा हर दिन मजबूत होता जा रहा है। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले वो इसका कितना ही राजनीतिकरण करें, उन्हें अपने भ्रष्ट कार्यों का परिणाम भुगतना होगा। अब सत्येंद्र जैन जी का या संजय सिंह जी का इनकी बात क्यों करते हैं साहब? मैं समझता हूं सबसे बड़ी बात है कि इस घर के मुखिया, इस पार्टी के मुखिया केजरीवाल साहब को जमानत पे आना पड़ा है। जब कोर्ट में उन्होंने इस समन्स को गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बता के चैलेंज किया था, आज फिर उनके समन गए हुए हैं। तो वो कहते हैं ना जी, अब कानून का जो शिकंजा है वो धीरे धीरे कसता जा रहा है और सबको हिसाब किताब, लेखा जोखा, वैसे तो कहते हैं लेखा जोखा ऊपर वाले करे जाके होना है, पर ये लेखे जोखे तो यही होंगे साहब जो यहाँ पे इन लोगों ने जो सो कॉल्ड कट्टर ईमानदार पार्टी।
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच एजेंसी से भागने वाले केजरीवाल ने इतने भ्रष्टाचार किए कि उनके पास सम्मान नहीं बचा है, सिर्फ समन बचा है। उन्हें समन का जवाब तो देना चाहिए। अब जांच एजेंसी से भागने वाले केजरीवाल, आपने दिल्ली में इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि अब आपके पास सम्मान तो बचा नहीं, अब मात्र सम्मान ही बचे हैं। तो कम से कम उनका तो जवाब दीजिए। आप जल बोर्ड के सम्मान से भाग रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है और लगातार जो अधिकारी भी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं जांच एजेंसी द्वारा, उनके द्वारा जो जानकारी है वो भी बता रहे हैं कि लगभग 400-450 करोड़ का घोटाला उस समय हुआ जब अरविंद केजरीवाल खुद चेयरमैन थे। तो जांच एजेंसी को सहयोग करें, जल बोर्ड का घोटाला भी सामने आएगा। जी, लेकिन जल बोर्ड को लेके वो लगातार कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी घोटाला या स्कैम नहीं हुआ है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी खिलाई। कौन सा अपराधी स्वयं स्वीकार करता है कि हमने अपराध किया है? बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत ही लापरवाह नेता हैं। वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं और उस जांच से नहीं जुड़ रहे। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, उनके साथी नेताओं की बेल बार बार अस्वीकार की जा रही है। मैं तो बार बार कह रही हूँ, इस देश की कचहरियां जो हैं वो बार बार बोल रही हैं कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है। इसीलिए तो बार बार हर किसी की बेल रिजेक्ट हो रही है। केवल सत्येंद्र जैन जी की बेल रिजेक्ट नहीं हुई, अभी मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हुई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं। वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं, उन जांच में नहीं जुड़ रहे। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके साथी नेता जो है उनकी बेल बार बार रिजेक्ट हो रही है। कि मैं तो बार बार कह रही हूँ, इस देश की कचहरियां जो हैं वो बार बार बोल रही हैं कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है। इसीलिए तो बार बार हर किसी की बेल रिजेक्ट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करने पर कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि बागी नेता विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई तक जवाब देने का समय दिया है। तो ये स्पीकर साहब के निर्णय की अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अभी 6 मई तक का टाइम दिया है, जवाब मांगा है, उसमें जवाब दिया जाएगा। और इसमें हमारे माननीय जो स्पीकर महोदय हैं उन्होंने रूल्स के तहत ही निर्णय लिया है, उसको उन्होंने चुनौती दी है। तो सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश उस पर रिप्लाई पे डिपेंड करता है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उन 6 सीटों पे जो उपचुनाव घोषित हो चुका है। और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, जो भी कानून अपना कार्य अपना। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी स्पीकर विनय कुमार ने कहा कि विधानसभा स्पीकर ने उन 6 विधायकों को नियमों के तहत नोटिस दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। 6 मई को फिर सुनवाई होगी और विधानसभा सचिवालय को जो नोटिस जारी किया गया है उसका जवाब भी दिया जाएगा। जो भी कार्रवाई की गई है वो नियमों के तहत की गई है। देखिए, ऐसा है, जो 6 बागी विधायक थे इनको रूल्स के तहत जो नोटिस दिया गया था यहाँ से स्पीकर साहब ने, और फिर उसके बाद ये माननीय न्यायालय में गए थे। और जो न्यायालय का जो फैसला आया कि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पहली बात तो ये है कि 6 सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि इन पे दोबारा चुनाव होंगे। और दूसरी बात ये है कि 6 मई के लिए इसको फिर से रखा गया है और हमें जो हमारे सचिवालय को, विधानसभा सचिवालय को जो नोटिस दिया है उसका हम जवाब देंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है। भाजपा केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निगरानी रखने की पूरी कोशिश कर रही है। टीएमसी नेता ने कहा कि उन्होंने अपनी योजना और अलग अलग राज्यों के अनुरोध के अनुसार ऐसा किया है। बीजेपी is trying their best to grab the organizations like ECI, etc., and the other organizations also. They are trying their best to grab and monitor their job only to fulfill their political purpose. So, according to their program, according to their planning, according to their
different requests from different states. They have done this. BJP गुरुग्राम से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और कहा कि गुरुग्राम में वोटों की संख्या काफी ज्यादा है, इसी कारण यहां जीत भी बड़ी होनी चाहिए। से अव्वल हमारी जीत होगी, कहां तक जीत होगी इस जीत को भी भांपा जाएगा। और लोग जीतेंगे 20 लाख वोट के ऊपर और हम लोग वोट डालेंगे 25 लाख वोट के। तो उसी संगठन के तो उसी रेशो के अंदर हमारे यहाँ की जीत होनी चाहिए, ताकि नरेंद्र भाई मोदी को भी ये पता चले कि इस हफ्ते के अंदर, एक माह के अंदर अगर मैं 2 बार यहाँ पर जलसा कर चुका हूँ तो लोगों ने मेरा इस चीज का एहसास उतारा है और मेरे प्रत्याशी को यहाँ पे सबसे से अव्वल हमारी जीत होगी। कहां तक जीत होगी इस जीत को भी भांपा जाएगा और लोग जीतेंगे 20 लाख वोट के ऊपर। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 5 साल के अंदर अपना संगठन कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाई। कांग्रेस पार्टी आज अलग अलग भागों में बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि एक बटा हुआ संगठन है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में नायब सैनी जिस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने वाली है। कांग्रेस पार्टी के साथ में उन्होंने ये भी निशाना साधा कि विपक्ष की तरफ से जिस चुनौती की बात कही जा रही है, वैसी कोई चुनौती उनको मिलने वाली नहीं। भागों में बटी हुई, अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई पार्टी जो 5 साल के अंदर भी अपना संगठन नहीं बना सकी, उसको आप पार्टी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अलग अलग धड़ों में बटा हुआ एक संगठन। हरिद्वार से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों के बीच पहुंचकर प्रचार किया और अपनी जीत का दावा किया और उत्तराखंड की सभी सीटें बीजेपी के पक्ष में जाने की बात कही। हम कोई संकल्प लेते हैं तो माँ गंगा का उसमें स्मरण करते हैं और मैं तो साक्षात माँ गंगा के तट पर हर की पेड़ी पर आकर मैंने राज्य की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है और माँ ऐसा योग्य हमको बनाना कि हम भी देश को सेवा कर सकें। कि इतनी जितनी भी ये सड़कें दिख रही हैं, जितने फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड जितनी दिख रही हैं, ये सब मेरे कार्यकाल में बनी है। कुंभ मेरे कार्यकाल में संपन्न हुआ और कोरोना जैसी महामारी से भी हम इस बीच जूझे और एक सफलतापूर्वक हम उसको फेस कर पाए। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज जो लगभग फाइनल स्थिति में है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि कांग्रेस के कई और विधायक हमारे संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूँ कि ऐसे अनेक लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्य को प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा जहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी हिस्सा ली है और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग एमएलए भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक हो सकते हैं, क्रम बढ़ता चला जाएगा और लोग मोदी जी के साथ उसके धामी से खड़े होने को तैयार है। आज ये भी खुशी की बात है कि पौड़ी जो लोकसभा है वो पूरी तरह कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। उत्तराखंड में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और सिलसिला आगे भी बढ़ता रहेगा, इसी तरह का बयान महेंद्र भट्ट दे रहे थे। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी बीजेपी पर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी डर दिखाकर जेल जाने के डर से ही कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि हमारे संपर्क में कांग्रेस के और भी नेता हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। जेल जाने की नौबत आए तो आप मेरा कहना मान लेंगे, इसमें संभालने और नहीं संभालने की बात नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुकदमे दर्ज हो रहे हैं,
लोगों को कोर्ट से वापस आना पड़ा। खटीमा के मैंने प्रमुख का जिक्र किया, 3 बार पद से हटाया गया, कोर्ट से वापस आया और कोर्ट से वापस आने के बाद आज अब तो नहीं हट रहे। तो ऐसे में आप कैसे रोक सकते हैं बताइए किसी को? जेल जाने की नौबत आए तो आप मेरा कहना मान लेंगे? इसमें संभालने और नहीं संभालने की बात नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लोगों को कोर्ट से वापस आना। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। खबरों अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ।